हेलो दोस्तों, सामान्य अध्ययन केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास। जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम होने वाला है, इसके अंतर्गत मध्यकालीन से रिलेटेड हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। तो यह है हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो कंटेंट है। ये हम आपको बता दें कि ये कि लूसेंट की किताब से संबंधित है। ये जो भी इतिहास है, चाहे वो प्राचीन भारतीय इतिहास हो, मध्यकालीन भारतीय इतिहास हो, आधुनिक भारत का इतिहास हो, कोई भी इतिहास हो, ये लूसेंट को मद्देनजर रखते हुए ये पीपीटी आपके लिए तैयार की गई है। इसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी और एससीईआरटी की पुस्तक को भी करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 3 चैप्टर। कौन कौन से? भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी। ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमको संपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ना क्या है? भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सल्तनत काल, जिसके अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। 5 राजवंश आते हैं, सभी को पता है। जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, बहमनी साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, इसके बाद मुगल साम्राज्य जो एक वृहत साम्राज्य है, ठीक, जो कि 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक एक स्ट्रांग पोजीशन में रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। मुगल प्रशासन व्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। और मराठों का उत्कर्ष क्या है, मराठा साम्राज्य, शिवाजी मराठा के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो साथियों, ये है आपका कुल इंडेक्स है जो कि आपके लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो हमारे 40 नंबर का जीएस 40 नंबर का जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा, वहां तो ये काम करने ही वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही इतिहास है। इसके अलावा जो 8 नंबर की आपकी जीएस पूछी जाती है, उसमें 8 नंबर का इतिहास पूछा जाता है, वहां भी ये बहुत रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, जो कि है हमारा भारत पर अरबों का आक्रमण। आप सभी को पता है कि मध्यकालीन भारत की इतिहास जो शुरुआत होती है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा आक्रमण करने से होती है, जो कि सिंध के राजा दाहिर पर यह आक्रमण करेगा। ठीक, आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण 2 प्रकार के हैं। ठीक, हमको 2 आक्रमणों के बारे में जानकारी हासिल करनी है। एक है अरब आक्रमण, जो कि अरब देश के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है तुर्की आक्रमण, या कि तुर्क की तरफ से ही किया जाएगा। पहला आक्रमण है मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाएगा। दूसरा आक्रमण है तुर्की आक्रमण। इसमें महमूद गजनवी आएगा, मोहम्मद गौरी आएगा। महमूद गजनवी का जो मेन उद्देश्य है वो धन की लूटपाट करना है और वापस चला जाना है। परंतु साथियों, जो मोहम्मद गौरी आएगा वो क्या करेगा? धन की लूटपाट तो करेगा ही, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। क्या करेगा? दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। इस प्रकार गुलाम वंश चलेगा, खिलजी वंश चलेगा, तुगलक वंश चलेगा, सैयद वंश चलेगा और लोधी वंश चलेगा। कुल मिला के 5 राजवंश यहाँ पर चलेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे अब मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कौन है, कहाँ से आया है, ये सभी जानकारी हम लोग एनसीईआरटी के मुताबिक, जो हमारी लूसेंट, आप जानते हैं ना, ब्लू कलर की लूसेंट पुस्तक जो छपती है, उसके अकॉर्डिंग पूरी जानकारी हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 712 ईस्वी में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध के राजा दाहिर के साथ रावर या रेवार का उसने युद्ध किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था धन की लूटपाट करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और इसका जो तत्कालिक कारण था, इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। मुख्य कारण यह था कि इराक के जो शासक है उसका इराक के शासक अल हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के देवल में समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। इस कारण जब अल हज्जाज ने यहाँ के शासक दाहिर से कहा कि आप हमारे माल की भरपाई कर दीजिए, तो हम आक्रमण नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ इन्होंने नहीं किया और युद्ध का कारण बन गया। ठीक, 713 ईस्वी मुल्तान स्वर्ण नगरी पर आक्रमण। 713 ईस्वी में इसने क्या किया? मुल्तान, जो कि एक स्वर्ण नगरी जानी जाती है, उस पर आक्रमण किया। इसकी जानकारी का क्या स्रोत है? अली अहमद की चचनामा। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में भी बताया था कि इतिहास जानने के स्रोत में एक आता है अरबी यात्रियों का विवरण। तो चचनामा जो है ये अली अहमद द्वारा रचित पुस्तक है, ये फारसी भाषा में है। इसके द्वारा इस पुस्तक से हमें अरबों द्वारा सिंध की जो विजय की गई, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, चलिए, अरबी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई अरब लोगों ने आक्रमण किया भारत में कि खाली लूटपाट किया, कि इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी देकर गए। इन्होंने भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। अरबी आक्रमण हुआ तो इससे भारत में इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ।
भारत अरब संस्कृति, व्यापार, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान हुआ। ऊंट पालन की प्रक्रिया शुरू हुई। खजूर की खेती शुरू हो गई, यानी कि जो हम लोग डेट्स खाते हैं ना खजूर, इसकी खेती शुरू हुई। दिरहम नामक मुद्रा का प्रचलन हुआ। जजिया कर, यानी कि जो गैर मुस्लिम कर होता है, उस कर का इन्होंने सिंध वाले क्षेत्र में लागू कर दिया। जजिया कर को सिंध वाले क्षेत्र में लागू कर दिया। ज्ञान, ठीक, ज्ञान, भारत का ज्ञान क्या है, भारत से दशमलव प्रणाली इन्होंने लिया। अल ख्वारिज्म, अरब और अलेबार्ड और यूरोप। देखिए इन्होंने जो भारत में ज्ञान, भारत से ज्ञान लिया दशमलव प्रणाली का, अल ख्वारिज्म के द्वारा लिया। अरे ये अल ख्वारिज्म के द्वारा अरब में पहुंचा और अबेलॉर्ड के द्वारा ये कहां पहुंच गया, यूरोप में पहुंच गया। ठीक है, इतनी जानकारी हासिल हो गई आपको। अब ये अरब, मानसून शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, अरब से हुई है, सभी को पता है। बेसिक चीजें हैं लूसेंट में, सभी की सभी बेसिक चीजें ही होती हैं जो आप कभी ना कभी अपने किसी न किसी तैयारी में आप पढ़ चुके हैं। ठीक, साहित्य, आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, चरक संहिता, श्रुत संहिता, पंचतंत्र, इन सब की जानकारी उठाकर ये लोग ले गए और इन्होंने क्या किया, अरबी में अनुवाद किया। ठीक, अरबी में जब अनुवाद कर लेंगे तो अरब लोग इससे जानकारी हासिल करेंगे। चलिए, अज फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत व खंड खाद का अरबी में अनुवाद किया। अज फाजरी ने ब्रह्म सिद्धांत व खंड खाद का अरबी में अनुवाद किया। अरब विज्ञान सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय था। सच्चे अर्थों में अरब जो विज्ञान था सच्चे अर्थों में अंतरराष्ट्रीय था। ये किसके द्वारा कहा गया है, सतीश चंद्र, एक इतिहासकार है, उनके द्वारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संबंध में इसको कहा गया है। चलिए, चैप्टर नंबर हमारा 2 खत्म हो गया है, बहुत कुछ नहीं था इसमें। अब हमारा जो मेन चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, महमूद गजनवी, यानी कि हमने आपको बताया था कि अरब आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, लेकिन जो तुर्क आक्रमण है वो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के द्वारा किया गया। तो महमूद गजनवी को हम लोग पढ़ते हैं। महमूद गजनवी, इसका परिचय, 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक तुर्क सरदार गजनी का साम्राज्य स्थापित किया, यानी कि गजनी में साम्राज्य की स्थापना की अल्पतगीन नामक तुर्क राज ने। इसने अपनी राजधानी बनाई गजनी, यानी कि अफगानिस्तान में इसने अपनी राजधानी बनाई। 977 ईस्वी में दमाद व गुलाम सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक, ये इतना आप समझ गए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक सुबुक्तगीन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन था, सुबुक्तगीन था, 977 ईस्वी में। एज इट इज आपको 977, 978 तमाम किताबों में आपको अलग अलग डेट का रेफरेंस मिलता है, लेकिन आपसे डेट वगैरह नहीं पूछी जाती, आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला भारत पर कौन सा व्यक्ति था, तो वो था सुबुक्तगीन। चलिए, सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनवी शासक बनेगा। सुबुक्तगीन आया, उसके बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी शासक बना। इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने इसको कौन कौन सी उपाधियां दी थी, यामीन उद दौला की उपाधि दी थी, यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी, सुल्तान, प्रथम सुल्तान, दुनिया का सबसे प्रथम सुल्तान यही व्यक्ति माना जाता है, महमूद गजनवी। अन्य कौन कौन सी उपाधि थी इसकी अन्य उपाधियों के बारे में बात करें, एक गाजी की उपाधि थी और एक बुत किशन, यानी कि मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ये जिस भी मंदिर पर आक्रमण करता वहां की मूर्तियों को ध्वस्त कर देता एवं वहां पर उपस्थित खजानों को उठा ले जाता, लूट मार कर ले जाता। ठीक, तो इसकी कौन कौन सी उपाधियां हैं, यामीन उद दौला, यमीन उल मिल्ला, प्रथम सुल्तान, गाजी और बुत किशन, ये सभी उपाधियां महमूद गजनवी की है। भारत पर महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण, इतिहासकार हेनरी एलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि जो बार बार आक्रमण कर रहा है इसका मुख्य कारण क्या है, सबसे पहली बात इसकी धन की प्राप्ति, इस्लाम का प्रचार प्रसार और मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार। देखिए, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य कारण तो नहीं गिन सकते, लेकिन धन की प्राप्ति करना और इसी धन के माध्यम से मध्य एशिया में, यानी कि ख्वारिज्म वाले साम्राज्य में, अफगानिस्तान में इसने अपने बड़े साम्राज्य की स्थापना की, जहां जो उसने भारत से धन को लूटा था। ठीक, इतनी बात आप समझ गए। प्रमुख आक्रमण, अब जो इसने 17 बार आक्रमण किया है उनके बारे में जान करते हैं। भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में अधिकांश आक्रमण खैबर दर्रे का प्रयोग करके किया जाता है। ठीक, खैबर दर्रे वाला जो उधर पाकिस्तान से भारत में आने का एकमात्र नहीं कह सकते, एक जरियों में से एक जरिया है। प्रथम आक्रमण सन 1000, हिंदू शाही राज के समीपवर्ती क्षेत्र पर पेशावर व अन्य इलाके में इसने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया। सन 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजा जयपाल, राजधानी व हिंद उद्भांडपुर पेशावर, राजा जयपाल इसकी आत्महत्या कर दी और बेटा आनंदपाल को शासक बना दिया। ठीक, शासक बना दिया। 1014
थानेश्वर यानी कि हरियाणा में इसने चंद्र स्वामिनी मंदिर, कृष्ण भगवान का मंदिर था, चंद्र स्वामिनी मंदिर पर इसने आक्रमण किया। गंगा घाटी, कन्नौज, मथुरा पर इसने प्रथम मुस्लिम गुर्जर प्रतिहार राज्य राज्यपाल, ठीक, यानी कि गंगा घाटी, कन्नौज, गंगा घाटी जो कन्नौज क्षेत्र में पड़ता है, प्रथम मुस्लिम आक्रमण इसने किया गुर्जर प्रतिहार के राजा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश पर। 1019-20 में कालिंजर अभियान इसने किया, चंदेल शासक विद्याधर पर आक्रमण किया। 1025 में सोमनाथ शिव मंदिर पर आक्रमण किया। शासक चालुक्य वंश का भीम प्रथम था। सिंधु नदी पर जाटों ने इसको लूट लिया। जब लूट लिया तो क्या होगा, मुल्तान के पास गोखरो जाटों के विरुद्ध इसका 1027 में आखिरी अभियान था। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। थोड़ा इसके एक कहानी सुनिए। 1027 में जब ये वापस जा रहा था मालों को लूट कर, धन माल को जब ये लूट कर वापस जा रहा था, तो हुआ ये कि वहां पर गोखर जाट जनजाति ने उसको घेर लिया और वहां पर युद्ध हुआ। जब वहां पर युद्ध हुआ तो उन्होंने गोखर के जाट के जनजातियों को सब हरा दिया और 1030 में जब वो वहां इसकी मृत्यु हुई, कहा जाता है कि ये अपनी धन दौलत की लूट में इतना पागल हो गया था, इतना ज्यादा पागल हो गया कि खुशी के मारे हंस हंस कर इसकी मृत्यु हो गई। चलिए अगला, महमूद गजनवी कुछ इससे महत्वपूर्ण अन्य तथ्य कौन से हैं। सेना में तिलक नाम का हिंदू सेनापति था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेना में तिलक नाम का हिंदू सेनापति इसकी फौज में था। संस्कृत व अरबी मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के का इसने प्रमुख किया, ठीक। अलबरूनी इसके शासनकाल में था। इसके शासनकाल में अलबरूनी था जिसने तहकीक इंद अरबी भाषा में इसने रचना किया। इसके अलावा फिरदौसी, शहनामा, महान फारसी ग्रंथ, पूर्व का होमर और कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा इस फिरदौसी ने। उतबी दरबारी इतिहासकार था। तारीख यामनी अरबी भाषा में इसने एक पुस्तक लिखी। बैहाकी तारीख सुबुक्तगीन, पूर्वी पेप्स कहते हैं इसको, ठीक। इतनी चीज आपको याद रखना है कि इसके संबंध में प्रमुख साहित्यकार कौन से थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बैहाकी महमूद गजनवी से संबंधित थे, मतलब इसके शासनकाल में थे, ठीक। इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी, ठीक। मोहम्मद गौरी कौन है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका फेस देखिए आप, कितना बुजुर्ग आदमी लग रहा है। चलिए 1173 में सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम गजनी का शासक बना। इस नाम से ये गजनी का शासक बना। खैबर और गोमल दर्रे से भारत मुल्तान पर प्रथम आक्रमण किया। मुल्तान की ओर प्रथम आक्रमण किया। इसका प्रमुख कारण क्या था। धन की प्राप्ति एवं साम्राज्यवाद, ठीक। इसका मुख्य कारण था, धन की प्राप्ति भी थी इसका मुख्य कारण। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और वृहद इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना था। लेकिन महमूद गजनवी का वृहद इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना नहीं करना था। वो धन को लूटपाट करके यहां से वापस जाना चाहता था और गया भी। भारत पर इसके प्रमुख आक्रमण 1175 में, मुल्तान पर प्रथम आक्रमण 1175 में किया। करामातियों को हराकर मुल्तान पर इसने कब्जा कर लिया। 1178 में गुजरात पाटन पर आक्रमण किया, वही समुद्र वाला क्षेत्र। चालुक्य राजा भीम द्वितीय संरक्षण मां नायिका देवी राजा भीम द्वितीय पर इसने आक्रमण किया। माउंट आबू के पास गौरी की पराजय हो गई। इसके भारत पे प्रथम पराजय इसके कहते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय माउंट आबू के पास हुई थी 1178 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रथम पराजय इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मोहम्मद गौरी हो गया, महमूद गजनवी हो गया, ये ऐसे मुस्लिम शासक थे कि ये जल्दी से कभी पराजित नहीं हुए। इसलिए इनकी जहां पराजय की बात की जाती है तो लिख दिया जाता है कि प्रथम पराजय, द्वितीय पराजय, यानी कि एक आध बार ये पराजित हो चुके हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, सभी जानते हैं। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, यह भी सभी जानते हैं। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, यह भी सभी लोग जानते हैं। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज तृतीय की विजय हो गई और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय पराजय हो गया और मोहम्मद गौरी जीत गया। इसमें क्या होगा, जयचंद की पराजय हो जाएगी। एकदम सिंपल है। गौरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए, यानी कि जब जयचंद को इसने पराजित किया तो मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान यानी कि राय पिथौरा के नाम से भी इसको जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा जानकारी। मूल नाम इसका है पृथ्वीराज तृतीय। दिल्ली के शासक, दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर नाना से इसको दिल्ली व अजमेर की गद्दी प्राप्त हुई थी। चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया व सेनापति आला उदल की मृत्यु कर दी।
यानी कि चंदेल शासक परमर्दी देव को इसने पराजित किया और परमर्दी देव के जो सेनापति थे आला और उदल, इनकी क्या हो गई, इस युद्ध में मृत्यु हो गई। इसके दरबारी कवि कौन था, चंद्रबरदाई। पुस्तक इसकी क्या है, पृथ्वीराज याजो। चंद्रबरदाई शर्मा गुलेरी शब्द नहीं है, चंद्रबरदाई आपको मिलेगा। इसकी पुस्तक कौन सी है, पृथ्वीराज रासोई। पृथ्वीराज यानी कि पृथ्वीराज के महल में है, पृथ्वीराज का दरबारी कवि है, तो पृथ्वीराज रासोही की लिखेगा। नोट, लक्ष्मण सेन के दरबार में रहने वाले जयदेव ने गीत गोविंद की टीका, गीत गोविंद की रचना की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गीत गोविंद की रचना किसने की, ऑप्शन में रहता है जयदेव, तो आप टिक कर देते हैं, ये वही चीज है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1203 एक ऐबक कालिंजर बिया। अब ऐबक कौन है, अब आप समझ रहे होंगे कि जब दिल्ली सल्तनत शुरू होने वाली है ये मोहम्मद गौरी से ही शुरू होने वाली है। ऐबक था, इसने कालंजर अभियान किया, चंदेल शासक परमर्दी देव को हराया। 15 मार्च 1206 में गोखर सरदार द्वारा गौरी की हत्या कर दी गई। भारत में दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अर्थात भारत में जो दिल्ली सल्तनत रखी गई, गुलाम वंश रखा गया, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई, उसका श्रेय किसको जाता है, मोहम्मद गौरी को जाता है। कुछ अन्य तथ्य के बारे में बात करें, सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किसने चलाई, मोहम्मद गौरी ने। पृथ्वीराज व गौरी के नाम के सिक्के किसने चलाई, मोहम्मद गौरी ने। उत्तर भारत में इक्ता व अक्ता प्रणाली या कह सकते हैं अक्ता प्रणाली किसने चलाया, मोहम्मद गौरी ने। इसके 4 प्रमुख गुलाम जिसने अपने साम्राज्य को बांट दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र दिया, यलदोज को गजनी का क्षेत्र दिया, कुबाचा को कच्छ व सिंध का क्षेत्र दिया, और बख्तियार खिलजी बंगाल व बिहार का क्षेत्र दिया। देखिए ये बिहार स्पेशल से आपका संबंधित है, बख्तियार खिलजी बिहार स्पेशल से संबंधित है, इसलिए बख्तियार खिलजी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, थोड़ा सा बख्तियार खिलजी के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये बख्तियार खिलजी कौन है, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसका सबसे पहले तो आप पूरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है बीपीएससी टीआरई 4.0 में ये पूछ लिया जाए कि बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी का वास्तविक नाम क्या था। ठीक, 1204 से 1204 तक का इसका टाइम है। ये क्या करेगा, सबसे पहले बंगाल बिहार पर आक्रमण करेगा, शासक यहाँ के लक्ष्मण सेन को हराएगा, नालंदा व विक्रमशिला को विद्यालय को तहस नहस कर देगा, लखनऊती को राजधानी बनाएगा, गलती असम के महाराज्य पर हमला करेगा। इसने गलती कर दी कि असम के महाराज्य पर हमला करेगा और यहीं पर इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है साथियों, कुछ बिहार से संबंधित प्राचीन विश्वविद्यालय हैं, इनके बारे में जानकारी करेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब क्वेश्चन एज इट इज आपसे बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। वर्तमान पाक के पंजाब प्रथम विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक, तक्षशिला विद्यालय विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय 700 से 800 ईसा पूर्व के बीच है। कौटिल्य पाणिनि प्रसेनजीत आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र था। यहाँ के जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, कौटिल्य पाणिनि प्रसेनजीत, आयुर्वेद विज्ञान का प्रथम प्रमुख केंद्र कौन सा था, सभी को पता होना चाहिए, तक्षशिला। ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक, ग्रांड ट्रंक रोड 1980 में यूनेस्को धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया। दूसरा है नालंदा, वर्तमान बिहार राजगीर, वर्तमान भारत का प्राचीनतम है। कुमारगुप्त ने इसको बनवाया था 413 AD में। ऑक्सफोर्ड का इसे महायान कहते हैं। विक्रमशिला वर्तमान बिहार यानी कि भागलपुर में है। पाल शासक धर्मपाल ने इसको बनाया था। बख्तियार खिलजी द्वारा इसको खत्म किया गया लगभग 1193 में। वल्लभी स्वराष्ट्र गुजरात में है। प्रशासनिक शिक्षा केंद्र है। चीनी यात्री इत सिंह यहाँ पर आया। बौद्ध शिक्षा का भी केंद्र है। ठीक, आशा करते हैं कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में बात करेंगे हम लोग दिल्ली सल्तनत की। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, ईमानदारी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक, ये तो था लूसेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो इसके बाद हम आपको इसको कराने के बाद एनसीईआरटी और एससीईआरटी फैक्ट कराएंगे एज इट इज, जो आपके पेपर में आता है और जो किताबों में छपा हुआ। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।